सो हेलो बालकों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ वर्क एनर्जी पावर। और ये हमारी है एक्सरसाइज नंबर थर्ड, जो कि सब जने कह रहे थे कि एक्सरसाइज थर्ड जो है वो सारे चैप्टर्स की अपलोड कर दो। तो वैसे तो एक एक लेक्चर के अंदर सारे चैप्टर की हो ही जाएगी। इस वाले फर्स्ट जो मैं अपलोड कर रहा हूँ उसके अंदर 17th क्वेश्चन है। तो हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन जो हैं वो तुमसे एक बार में हो जाए, हो सकता है कि ये वाले क्वेश्चन तुमसे एक बार में ना हो। दैट डजेंट मीन कि तुम्हें आता है नहीं आता है, जस्ट कि इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई लेंदी सॉल्यूशन है इसका या ऐसा कुछ, बट थिंकिंग प्रोसेस जो है ना वो थोड़ी सी डिफरेंट है, कि थोड़ा सा अलग सा सोचना है। अगर तुम इन क्वेश्चंस को याद भी रख लोगे कि अगर ऐसा कुछ आता है तो हम कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, जैसे कि पावर के कुछ क्वेश्चंस हो गए, कुछ काइनेटिक एनर्जी के क्वेश्चंस हो गए, तो थ्योरी के हिसाब से तुम्हें क्वेश्चन कैसे बिल्डअप करना है, उसमें कैसे रखना है तुम्हें, वो तुम्हें इसमें एक्चुअली सीखना है। इसमें 17 क्वेश्चन सारे एक साथ ही हैं। हो सकता है कि 1 आवर का टाइम भी लग जाए। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है उसको तुम सॉल्व, उसका पूरा सॉल्यूशन देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ ये वाला इससे रिलेट है, इस वाले को ऐसे देखा जाता है, इस वाले को ऐसे लिखा जाता है। बस इतना ही। अगर क्वेश्चन पूछने वाला जो है वो उसका पूछने का तरीका समझ में आ जाए कि वो पूछ क्या रहा है, तो हमारा आंसर वैसे ही जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ही होगा। सो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, द बॉडी ऑफ मास m 10 kg इज़ डिसिपेटेड फ्रॉम अ पॉइंट A to B। मतलब कि कोई एक बॉडी है जो कि 10 kg की है। अब वो डिस्प्लेस हुई किसी एक पॉइंट A से B पॉइंट तक। मतलब कि मान लो कि ये पॉइंट A था और इस पॉइंट B तक ये डिस्प्लेस हुई। जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं वो 3,1,2 XYZ, और यहाँ पे दे रखे हैं 4,3,3 X2 Y2 Z2। अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन। एक फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर जो कि 10 न्यूटन का फोर्स है। इन द डायरेक्शन ऑफ, अब ये जो 10 न्यूटन है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वो 6 आई कैप के अंदर लग रहा है और 8 जे कैप के अंदर लग रहा है। तो जिस तरफ इसका फोर्स लग रहा है उस पर अपन तो डायरेक्शन, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स, अपन को वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन अगर हम बात करें तो वर्क डन जो हमारा होता है वो होता है F.S कॉस थीटा, और कॉस की अगर वैल्यू ज़ीरो रहेगी तो हमारी वैल्यू क्या रहेगी 1। मतलब कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, कि जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही क्या लगना चाहिए, हमारा डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, अगर मैं इक्वेशन को पुट करूँ, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो मुझे पुट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्शनल वाइज है और मेरे पास में कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं कोऑर्डिनेट के हिसाब से चलूँगा। तो फोर्स जो है वो किधर लग रहा है, 6 ऑफ आई कैप प्लस 8 ऑफ जे कैप। मतलब कि आई कैप की डायरेक्शन में लग रहा है, आई कैप की डायरेक्शन में लग रहा है, मतलब एक्स एक्सिस में जो चेंज लाएगा वो तुम्हारा ये लाएगा। तो एक्स एक्सिस में पोजीशन में चेंज कितना हुआ है, 4 -3 x2 -x1 करोगे तो 4 -3 करा तो तुम्हारा आंसर कितना है 1, जो कि तुम नॉर्मली भी क्या लिख सकते हो, आई कैप, क्योंकि डायरेक्शन वाइज है तो तुम नॉर्मली आई कैप लिख लो, क्योंकि अब अपन डिस्प्लेसमेंट को भर रहा है। और जे जो कि तुम्हारा जे एक्सिस के जे कोऑर्डिनेट के अंदर लग रहा है, जो कि वाई के हम कहते हैं, उसके अंदर 8 लग रहा है। अब इसमें चेंज कितना आया 3, और ये कितना है 1, तो 3 -1 मतलब कि y2 -y1। तो इधर कितना आया तुम्हारा 2, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2 का हुआ, तो तुम लिख दोगे +2 जे कैप। प्लस माइनस अगर यहाँ पे साइन अगर माइनस का आता, फाइनल माइनस इनिशियल करके तब अपन माइनस भर देते। अब ये डॉट प्रोडक्ट है, दैट मीन्स कि आई वाला आई के साथ ही होगा और स्केलर क्वांटिटी देगा, तो आई वाला आई के साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो 6 वन जा कितना है हमारा 6, प्लस 8 वाला जे के साथ में 8 टू जा क्या हो गया 16, तो 6 + 16 ये हमारा कितना हो जाएगा 22। तो 22 जूल का वर्क डन होगा पार्टिकल को वहाँ से वहाँ डिस्प्लेस करना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था जो कि डिस्प्लेसमेंट और कोऑर्डिनेट के हिसाब पे था कि किस तरीके से उसको अरेंज करना है और हमें चलना है। सो मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ और सोचते हैं कि सेकंड वाला जो है वो किस तरीके से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की अगर बात करें तो वहाँ पे ये कह रहा है कि अ वेरिएबल फोर्स बाय अ डायमेंशनल वेक्टर, जो कि एफ वेक्टर दिया हुआ है हमें। तो फोर्स जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x आई कैप प्लस 3y² जे कैप। एक्ट ऑन अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहा है। द फोर्स इज इन न्यूटन, न्यूटन के अंदर है। एक्स एंड वाई आर इन मीटर, एक्स और वाई हमारे मीटर के अंदर है। व्हाट इज़ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल
एज इट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट विथ अ कोऑर्डिनेट दिस टू दिस, मतलब कि इस फोर्स के हिसाब से अगर ये यहाँ से यहाँ तक मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज है वो किस हिसाब से है। तो ये चीज़ें ध्यान रखो कि ऑल वर्क डन, जितना भी वर्क डन होता है वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो नॉर्मली हम वर्क डन को क्या लिख सकते हैं, वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। और वर्क डन होता क्या है हमारा, वो होता है एफ डॉट एस। अब अगर हम इसको भरें तो हम लिख सकते हैं एक्स एक्स डायरेक्शन वाला और वाई वाई डायरेक्शन वाला अलग लिख लेता हूँ मैं, ठीक है। पहले एक्स एक्स वाला फिर वाई वाई वाला लिख लेंगे। तो अगर मैं एक्स वाला लिखता हूँ तो 4x, ठीक है, डॉट, अब मेरा डिस्प्लेसमेंट मुझे लिखना है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा क्या है, तो मैं नॉर्मली dx लिख सकता हूँ क्योंकि x के रेस्पेक्ट में मैं इसको क्या कर रहा हूँ, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। क्योंकि भाई जो x वाला पार्टिकल है वो x के हिसाब से जाएगा। और वैसा ही मैं कहाँ लिख सकता हूँ, वैसा ही मैं लिख सकता हूँ हमारा y वाला, तो 3y² डॉट dy, मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है और x और y के हिसाब से कुछ इस तरीके से वेरी करेगा। अब हमें लिमिट पुट कर देनी है। सर लिमिट क्यों, क्योंकि हमारे पास में कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है 3 से लेकर 0 तक। दैट मीन्स कि x कोऑर्डिनेट 3 से चला कहाँ तक, फाइनली 0 तक। y कोऑर्डिनेट 2 से चला, मतलब कि स्टार्टिंग 2 है, कहाँ तक चला, 3 तक। और ये डिस्प्लेसमेंट के साथ में कुछ इस तरीके से क्या कर रहे हैं, वेरी कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपन को बढ़ना था। अब तुम ऐसा कह दो कि सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि x2 माइनस x1 करके इन कोऑर्डिनेट में से हम ये ले लें कि भाई 0 माइनस 3 करके माइनस का 3 ले लें और हम ये कह दें कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस का 3। बट ऐसा कह सकते थे कब, जब हमारा फोर्स x एक्सिस में वेरिएबल ना होता। बट ये x एक्सिस में वेरिएबल है, x के साथ में क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 हुई तब हमारा फोर्स कितना आएगा 4, x की वैल्यू 2 हुई तो हमारा फोर्स कितना आएगा। तो ये क्या कर रहा है, फोर्स वेरी कर रहा है। जब भी वेरी करता है तब हमें क्या करना होता है, इंटीग्रेशन यूज़ लेना होता है। तो हमने x डॉट डी एक्स लगाया x एक्सिस के अंदर, y डॉट डी वाई लगाया हमने y एक्सिस के अंदर। हमें इंटीग्रेशन तो करना आता ही है। तो 4x² बाई 2 ये हो जाएगा 2, तो 2x² ब्रैकेट लग जाएगा 3 0 प्लस यहाँ पे लग जाएगा 3y³ बाई 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो क्या बच जाएगा, y³ और ये हम लगा देंगे 2 और 3। तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट लिखोगे तो वैसे ही 0 आएगा, माइनस लोअर लिमिट लिखोगे तो 2 और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 20, 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, प्लस यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो अपर लिमिट, तो y का जो क्यूब होगा वो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 8, 2 का क्यूब, हाँ 2 का क्यूब हमारा क्या हो जाएगा 8, तो 9 2 ज़ा 18, माइनस ऑफ 18 प्लस 27 माइनस 8 करेंगे तो ये 19 आएगा, 19। तो प्लस माइनस माइनस साइन आएगा प्लस का और आंसर आएगा हमारा 1। तो कितना आया, 1 जूल आया। और ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो गया, 3rd। क्या समझ में आया। नॉर्मली हमने क्या किया, यहाँ पे हमसे वेरिएबल फोर्स हमें दिया था, और वेरिएबल फोर्स पहले ही बताया है सर, वेरिएबल है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। x का x के रेस्पेक्ट में किया, y का y के रेस्पेक्ट में किया, जो इक्वेशन जनरेट हुई वो हमने लिखी। हमने लिमिट लगाई जो इन्होंने दी हुई थी कि 3 से कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 2 तक, मतलब 0 तक, तो 3 से पार्टिकल का चेंज आया 0 तक। y एक्सिस में 2 से चेंज आया 3 तक, 2 से चेंज आया 3 तक, और हमने पूरा रख करके सॉल्व किया और हमारा आंसर है। गॉट इट। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमें क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3rd, अ वर्क डन अगेंस्ट अ फ्रिक्शनल force on a surface of drawing a horizontal circle of radius r on a surface of a pencil of negligible mass and with a normal force ns। देखो, work done against a friction force on a surface in drawing a horizontal circle of radius r on the surface of a pencil of a negligible mass with a normal force। मतलब कि किसी एक पेंसिल की नोक से अपन ने इसका एक सर्कल बनाया, ठीक है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो हुआ है वो कितना हुआ। सो यहाँ पे हमारे पास में जो हम वर्क डन निकालेंगे वो हो जाएगा F डॉट डी एल या F डॉट डी एस। अब यहाँ पे फोर्स जो है वो फोर्स क्या लगेगा भाई, S मतलब स्टैटिक, रुका हुआ थोड़ी ना, काइनेटिक है K। तो ऑप्शन देख करके तो काइनेटिक फ्रिक्शन तो इसी के अंदर दिया हुआ है, तो 3rd पे जा सकते हैं। बट
ऐसा तो नहीं जाएंगे, तो ध्यान से देखते हैं। अगर हमें काइनेटिक फ्रिक्शन देखना है तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका फॉर्मूला होगा न्यू के एन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं न्यू के एन, न्यू के छोटा बना देते हैं, न्यू के एन डॉट डी एल, मतलब कि अब चेंज हो रहा है, इंटीग्रेट कर देंगे हम वर्क को, और न्यू के एन जो होगा वो हमारा बाहर आ जाएगा। ये हमारा पेंसिल हमने जो स्टार्ट करी वो 0 से चालू करी, और कब तक लेकर आएंगे, जब तक 2 आर कंप्लीट ना हो जाए एल। तो नॉर्मली इसको हम क्या लिख सकते हैं, न्यू के एन 2 आर इज इक्वल टू वर्क डन। अब बोलेंगे कि सर नॉर्मल जो है वो तो इस पेंसिल से 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के साथ में 90 डिग्री बनाएगा, तो फिर तो वर्क डन 0 होना चाहिए कि एफ डॉट एस कॉस थीटा होता है। बट हमें ये ध्यान देना है कि इसने वर्क डन किससे पूछा है, वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, अपन को किससे निकालना है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारा कहाँ है, इस तरीके से अपन करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है वो कुछ इस तरीके का है। तो अगर ये इस साइड मूव कर रहा है, मतलब कि रेड पेन से शो करता हूँ, अगर हमारा पार्टिकल कुछ इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, और दोनों का जो एंगल होगा वो 180 बनेगा। दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू होनी किस में चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। लेकिन इन्हें बोला है कि वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन फोर्स, मतलब कि उसके अगेंस्ट में ही है, तो माइनस का साइन जो होगा वो हट जाएगा। बट फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है उनके बीच का एंगल जो बनेगा वो कितना बनेगा, 180 ना कि 90। इसीलिए हम 0 तो नहीं बोलेंगे, तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, 3rd। ना मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमें ये कह रहा है कि द वर्क डन इन टाइम t ऑन अ बॉडी ऑफ मास m विच इज़ एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू स्पीड v इन टाइम t1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, इट्स इज़ गिवन बाय वर्क डन इन टाइम t। वर्क डन निकालना है, ठीक है। वर्क डन जो होता है वो हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या कह देते हैं, हमारा वर्क डन कह देते हैं। अब हमें ये पता है कि ये एक्सेलरेटेड है जो कि रेस्ट से कहाँ गई है, v वेलोसिटी तक। तो एक्सेलरेशन जो होता है फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल v वेलोसिटी, इनिशियल 0 तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, और t1 टाइम इसको लगा, तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास में कि एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, v अपॉन में t। तो जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, तो हम फाइनल वेलोसिटी को लिख सकते हैं v इक्वल्स टू u प्लस at, जो कि हमारा 0 था। तो वेलोसिटी जो हो जाएगी एक्सेलरेशन v बाय t1, और हमारा जो t टाइम के अंदर ये हो जाएगा कि फंक्शन ऑफ टाइम t, मतलब कि t टाइम के अंदर हमारी जो वेलोसिटी है फाइनल वो क्या हो जाएगी, फाइनल v फाइनल लिख देता हूँ, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v t1 t। इनिशियल में रेस्ट में क्या थी, 0 थी। हम वर्क डन को चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो चेंज इन फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। इनिशियल तो हमारी 0 है, फाइनल का स्क्वायर हमें रखना है, हाफ m v फाइनल हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन में t1 का स्क्वायर और t का स्क्वायर। गॉट इट। तो हाफ m v स्क्वायर t1 स्क्वायर और t स्क्वायर। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4th। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा नॉर्मली t के रेस्पेक्ट में। तो ये फॉर्मूलाज निकालने हमको आने चाहिए, वो डायरेक्ट इस तरीके से वे से हमसे पूछ भी सकते हैं प्रोपोर्शनलिटी क्राइटेरिया के बेस पे कि किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। तो एक्सेलरेशन आया था, तो नॉर्मली हमने एक्सेलरेशन को निकाला कि हमारा एक्सेलरेशन है क्या, फिर उससे हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी और फाइनल वेलोसिटी को हमने भर दिया, क्योंकि हमारा वर्क डन जो होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 हमें ये कहता है कि अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड with some initial velocity says v naught if 3/4 of its kinetic energy is lost due to the friction in time t naught। ठीक है, t naught टाइम के अंदर 3/4 इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर ध्यान रखना है कि एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड के ऊपर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी v naught। भाई इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि अपन लिख देते हैं इनिशियल
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है, दैट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास में कुछ इनिशियल में इस तरीके से है। इफ़ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन एट टाइम टी नॉट। भाई 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, 3/4 काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई। भाई किसी एक होती है और उसमें से 3/4 लॉस हो गई तो बची कितनी, 1/4 बची। तो लास्ट में जो काइनेटिक एनर्जी जो लास्ट में हमारे पास में बच रही है काइनेटिक एनर्जी, वो हमारे पास में कितनी बच रही है, 1/4। मतलब कि इनिशियल की कितनी बच रही है, 1/4। फिर से समझते हैं। जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं इफ़ 3/4 ऑफ इस काइनेटिक एनर्जी इज़ लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। भाई इनिशियल में जो थी उससे 3/4 उसकी लॉस हो गई, तो बची कितनी कि सर बची 1/4। 1/4 जो बची वो किसकी बची, इनिशियल की। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो हुई वो 1/4 ऑफ इनिशियल, मतलब कि हाफ एम वी नॉट के स्क्वायर की हो गई। तो ये हमारे पास में कितना है, 1/8 एम वी नॉट का स्क्वायर। ये हमारे पास में हो गई काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, तो देखो काइनेटिक एनर्जी फाइनल में कितनी हो गई है। अब क्या फाइनल में हमें पता है और इनिशियल में पता है और इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है कि वी नॉट है, तो क्या फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि सर कैसे। भाई अगर मैं इस काइनेटिक एनर्जी को लिखूं तो लिखूंगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8 एम वी नॉट का स्क्वायर। एम से एम गया और वी इससे 2 से काटोगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हम आ जाएगा वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर बाय 4, और यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर हट के रूट, दैट मीन्स कि वी नॉट बाई 2। तो फाइनल में वेलोसिटी कितनी हो गई, वी नॉट बाई 2। इससे हमने ये निकाला, और कितने टाइम के अंदर, टी नॉट टाइम के अंदर। इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी, फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाई 2 हो गई फ्रिक्शन की वजह से। अब कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड और पार्टिकल के बीच में हमें कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू को बताना है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है। ऑफ कोर्स ये बात है कि कहीं ना कहीं जी आ रहा है तो हम फोर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो नॉर्मली हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारा जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, FRI फ्रिक्शन इज इक्वल टू न्यू के एम जी कह सकता हूँ। सर न्यू के एन होता है और एन किसके बराबर होगा, एम जी मास के बराबर होगा। और यहाँ पे फ्रिक्शन ऑफ फोर्स को ओपन करूँ तो एम ए एक्सेलरेशन, एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या एक्सेलरेशन की वैल्यू न्यू के जी अपॉन में ए आ चुकी है, ए नहीं, ए तो कहाँ रखूँगा, न्यू के जी जो है वो हमारी क्या आ चुकी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू की। नॉर्मल हमारा जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, न्यू के जी है। अब हमारे पास में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन मिला वो है। तो क्या अब हम रिलेशन निकाल सकते हैं, देखो फाइनल माइनस, इसको मैं राइट पेन से शो कर देता हूँ कि हमारी वेलोसिटी वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। फाइनल वेलोसिटी वी नॉट बाई 2 हो गई, इनिशियल हमारी वी नॉट थी, प्लस एक्सेलरेशन हमारा क्या लिखा, न्यू के जी, और ये क्या है, टी। और हमें क्या बताना है, फिर कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब न्यू की वैल्यू चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम इसको इस साइड भेजेंगे तो वी नॉट बाई 2 माइनस ऑफ वी नॉट। अब एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि फ्रिक्शन है तो ऑफकोर्स सी बात है कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। तो यहाँ पे हमारा साइन जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो एक्सेलरेशन है वो किस में चलेगा, नेगेटिव में। भाई रिटार्डेशन हो रहा है ना फ्रिक्शन की वजह से, उस वजह से। तो वी नॉट माइनस, यहाँ पे वी नॉट लिख सकते हैं, माइनस ऑफ न्यू के जी टी। तो यहाँ पे हाफ करेंगे तो वी नॉट बाई 2 बचेगा माइनस का, इज इक्वल टू न्यू के जी टी नॉट। इसके माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू के आया वो कितना आएगा, वी नॉट बाय 2 जी टी नॉट, वी नॉट बाय 2 जी टी नॉट, वी नॉट बाय 2 जी टी नॉट। हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। फिर से देखते हैं क्या कहना चाह रहा है कि भाई हमारा पार्टिकल था वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर चल रहा था जिसमें इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट थी। भाई इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट है तो हमने काइनेटिक एनर्जी निकाल दी। भाई काइनेटिक एनर्जी वी नॉट है, 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज़ लूज। 3/4 काइनेटिक एनर्जी लूज होगी तो इनिशियल की कितनी बची, 1/4। तो हमने इनिशियल का लिख लिया, इनिशियल का 1/4 हमारे पास में कितना आ गया, 1/8 ऑफ एम वी स्क्वायर। तो हमने इससे हाफ एम वी स्क्वायर डाला और वेलोसिटी निकाल दी कि भाई फाइनल में वेलोसिटी कितनी हो गई होगी। तो हमने ये देखा कि अगर इनिशियल में वेलोसिटी वी नॉट है तो फाइनल में कितनी हो गई, वी नॉट बाय 2।
तो वेलोसिटी इनिशियल में v0 थी, फाइनल में v0/2 हो गई। अब मुझे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए, क्योंकि वही भर सकता हूँ क्योंकि वेलोसिटी में चेंज आया। तो एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं फोर्स बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ न्यू के एन, और एन को हमने ओपन किया एन जी में। माइनस क्यों लिखा? क्योंकि फोर्स रिटार्डेशन है, वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, ए जो आएगा वो आ जाएगा हमारा न्यू के जी माइनस ऑफ, क्योंकि हमारा पास में रिटार्डेशन हो रहा है। अब नॉर्मली हमने सारी इक्वेशन को भरा v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी के अंदर, तो v0/2 v0 माइनस ऑफ न्यू के जी टी नॉट, और इसको सॉल्व करके हमने न्यू के फ्रिक्शन जो निकाला कॉफिशिएंट, उसकी वैल्यू v0/2 जी टी नॉट आई। तो सिंपल है, जस्ट स्टेप्स का ध्यान रखना है कि हमने किस चीज़ से क्या क्या निकाला और किस तरीके से क्या क्या हुआ। तो यही चीज़ें अगर हमें याद रहेगी तो सारी चीज़ें हमारे लिए क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। नाउ मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हमें क्या कहना चाह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि अ फोर्स एफ एक्स, कोई एफ एक्स मतलब एक्स एक्सिस में लगने वाला फोर्स है जो कि 2 kg बॉडी के ऊपर लग रहा है एज इट मूव्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस में मूव करें। वेरीज एज शोन इन फिगर, फिगर के हिसाब से शोन किया हुआ है। द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के हिसाब से ये वेरी कर रहा है। जब उसकी एक्स एक्सिस पे क्या था, इनिशियल ज़ीरो मतलब एक्स ज़ीरो था, तब हमारे पास में वेलोसिटी कितनी थी, एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो पे हमारे पास में वेलोसिटी जो थी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर थी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर, मतलब कि एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर पे हमारे पास में इसकी वेलोसिटी क्या होगी पूछी गई है। अब एफ एक्स का जो ग्राफ है वो हमें क्या दे देगा, हम बोलेंगे कि वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एक्स होता है। सर एफ एक्स मतलब कि मल्टीप्लाई में आया है कि, तो एरिया ऑफ एफ एक्स ग्राफ हमें क्या दे देगा, वर्क दे देगा। तो एफ एक्स का जो ग्राफ है वो हमें क्या दे रहा है, वर्क डन दे देगा कि भाई वर्क डन कितना क्या है। और हम ये कहते हैं कि वर्क डन जो होता है हमारा वो होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। दैट मीन्स कि अगर तुम्हें 3 सेकंड पे काइनेटिक एनर्जी देखनी है और इनिशियल तुम्हारे पास में है, भाई इनिशियल है और फाइनल निकालनी है, तो वर्क डन निकाल लो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो, बात तो बराबर हो जाएगी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम, और एम कितना दिया हुआ है 2 kg, तो 2 kg रख दिया, और वी स्क्वायर वेलोसिटी इनिशियल में कितनी 4, तो 4 × 4 कर दिया, ये कितना आ गया हमारे पास में 16 जूल। तो 16 जूल एनर्जी है हमारी स्टार्टिंग में, इनिशियल में। फाइनल में हमें काइनेटिक एनर्जी चाहिए जो कि हम 3 सेकंड तक ही देखेंगे, और वो वर्क डन के बराबर होती है। वर्क डन होता है हमारा एफ डॉट एक्स। भाई एफ डॉट एक्स करोगे, इसका एरिया लोगे, ये इतने का एरिया, मैं रेड पेन से शो कर देता हूँ कि भाई इतने का एरिया तुमने लिया। अगर ये जो एरिया होगा वो इसके पॉजिटिव एरिया के साथ में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव के साथ में बचेगा कौन सा एरिया बचेगा, मैं बैंगनी पेन से शो कर रहा हूँ कि ये वाला एरिया बचेगा, ये वाला एरिया बचेगा। तो ये वाला क्या होगा, बेस इंटू हाइट, बेस हमारी क्या होगी, ये 2 है और ये 3 है, तो बेस है 1 और हाइट कितनी 4, तो कितना आया वर्क डन 4 आया। तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और पूरा जो वर्क डन आया वो कितना आया 4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो 4 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमें चाहिए और इनिशियल में हमारे पास में 16 है, तो हम ये इधर भेजेंगे, तो 4 + 16 हो जाएगा और काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 20 जूल। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 4। नॉर्मल है, बस क्या करना था, हमें एफ डॉट एक्स का ग्राफ दिया हुआ था, तो हमें ये पता है कि हमारा एफ एक्स का जो ग्राफ है उसका एरिया हमें क्या दे देता है, वर्क डन दे देता है। तो वर्क डन दे देता है, तो इसका नेगेटिव से इसका पॉजिटिव वाला कैंसिल आउट हो गया, बचा हुआ जो वर्क डन होगा वही हमारा इनिशियल और फाइनल से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाल ली, फाइनल पूछी गई थी वो हमसे पता चल गई। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी हो चुका है। हाँ, मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। हमें यहाँ पे कहता है कि 300 जूल वर्क इज़ डन इन स्लाइडिंग अ 2 kg ब्लॉक अप ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 10 मीटर। भाई एक इंक्लाइन प्लेन है और इस पे इस ब्लॉक को मैं धक्का मार के ऊपर लेके जा रहा हूँ, जो कि 10 मीटर हाइट का है। उसमें मुझे टोटल वर्क डन लेगा कितना, 300 जूल। द वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन, भाई वर्क डन टोटल क्या होगा, सर वर्क डन टोटल होगा वर्क डन ग्रेविटी के अलॉन्ग, ग्रेविटी के अगेंस्ट में जितना किया प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन, यही होगा। टोटल वर्क डन जो सर दिया हुआ है हमने कितना दिया हुआ है 300, और ग्रेविटी से जो लगता है वो हमें पता है mgh लगता है। m की वैल्यू हमारी 2 है, g हमारा 10 और h हमारा 10 क्योंकि हाइट के बराबर, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन।
अब ये कितना हो गया कि सर ये हो गया 200, तो 300 माइनस 200 इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन, सो 100 इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो 100 जूल जो आया वो हमारा वर्क डन बाय क्या हो गया, फ्रिक्शन हो गया, अगेंस्ट फ्रिक्शन। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, सेकंड, सिंपल ये वाला था। नॉर्मली वर्क डन ऑल करो और उससे निकाल दें ना। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें। तो यहाँ पे ये कहता है कि ये स्मॉल ब्लॉक है जो कि 100 ग्राम का है, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा 0.1 kg के बराबर। प्रेस्ड अगेंस्ट द हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग फिक्स, मतलब कि ये जो फिक्स है स्प्रिंग इसको प्रेस किया इधर, एंड लीव्स एंड टू कंप्रेस एन स्ट्रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर, मतलब कि इसको जो स्प्रिंग स्ट्रेच हुई है वो कितना हुई है, 5 सेंटीमीटर तक स्ट्रेच हुई है, दैट मीन्स कि 0.05 मीटर, 0.05 मीटर तक ये क्या हुई है, स्ट्रेच हुई है। व्हेन रिलीज, जब इसको छोड़ा, द ब्लॉक मूव्स हॉरिजॉन्टली एंड लीव द स्प्रिंग एंड वैल्यू ऑफ आर, मतलब कि रेंज को बताना। सर रेंज का फॉर्मूला तो हमें पता है, रेंज इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या होता है, मैंने कहा एक्स एक्सिस के अंदर वाली वेलोसिटी, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी। टी सर टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितनी देर पार्टिकल क्या रहेगा, आसमान के अंदर रहेगा। भाई जितनी देर आसमान में पार्टिकल रहता मतलब कि पार्टिकल आसमान के अंदर रहेगा वो हमारी वेलोसिटी इन वाई एक्सिस से डिटरमाइन होती है, ना कि एक्स एक्सिस से। और वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है। अगर वाई एक्सिस में कोई वेलोसिटी नहीं है तो 2 मीटर चलने में, 2 मीटर उतरने में उसको कितना टाइम लगेगा वो तुम पहले ही निकाल लो। तो हम ये देख लेते हैं कि s इज़ इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें ये हमारा इनिशियली 0, क्योंकि u वाई एक्सिस में देख रहा है, फ्लाइट टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल रहे हैं, डिस्टेंस 2 मीटर है, इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन की टी स्क्वायर, तो 4 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 10 और t आ जाएगा, और t जो हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√10 इज इक्वल टू टी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना लग रहा है, सर टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2/√10 लग रहा है कि इसको आने में इतना टाइम लगे। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए एक्स एक्सिस के अंदर। अब एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कैसे लगी, मैंने स्प्रिंग को क्या किया, स्ट्रेच किया, अंदर दबाया और वो वेलोसिटी से छोड़ दी। दैट मीन्स कि ये क्या होता है, वर्क डन इन स्प्रिंग जो होता है वो होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन इन स्प्रिंग जो होता है वो होता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और वर्क डन हमारा होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर, कि भाई काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना है। इनिशियल में तो 0 ही था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वर्क डन इज इक्वल टू हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर, और हमारा जो वर्क डन है वो हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर। अब हाफ से हाफ तो वैसे भी गया, मास को हम भरेंगे तो ब्लॉक का जो मास है वो कितना है, ब्लॉक का मास है 100, जो कि 0.1 ये रहा। वेलोसिटी हमें पता करनी है कितने से छूटेगा, जो कि एक्स एक्सिस के अंदर मिलेगी। कॉफिशिएंट हमारे पास में 100 है, के की वैल्यू ये गिवन है। कितना मीटर स्ट्रेच हुआ है 0.05, तो इंटू 0.05 इंटू 0.05, तो ये पॉइंट हटा 100, ये पॉइंट हटा 100, इस 100 से ये 100 गया, और हमारे पास में तो वी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 0.1 आया, ये पॉइंट हटा, ये पॉइंट यहाँ से गया, और स्क्वायर हमारा हट जाएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा रूट, तो आ जाएगा 5√10। तो हमारे पास में एक्स एक्सिस के अंदर वेलोसिटी कितनी आ गई, 5 डिवाइडेड बाय √10, दोनों आ गई। रेंज आराम से निकालेंगे, रेंज हो जाएगी 5 डिवाइडेड बाय √10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय √10, और √10 हमारा 10 हो जाएगा, 5 to 10 हो जाएगा, कट जाएगा 1, तो हमारी रेंज कितनी आई सर 1 मीटर की रेंज आई। दैट इज़ कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नॉर्मल है, सिंपल। भाई स्प्रिंग कांस्टेंट वाला था, वर्क डन देखना था कि वर्क डन स्प्रिंग कांस्टेंट के अंदर कितना होता है, तो हमें पता है हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हाफ ऑफ के एक्स स्क्वायर हमें पता है तो उससे अपन क्या कर लेते हैं, उससे हम काइनेटिक एनर्जी को फाइंड कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी से हमें वेलोसिटी मिल जाती है, और वेलोसिटी मिल जाती है तो एक्स एक्सिस के अंदर हमें क्या मिल चुकी है, वेलोसिटी, और एक्स एक्सिस और टाइम ऑफ फ्लाइट को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा रेंज। ना मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो हमें क्या कह रहा है, ना अ बॉडी ऑफ 1 kg इज थ्रोन अपवर्ड विथ अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, मोमेंटरली कम्स टू रेस्ट आफ्टर अटेनिंग अ हाइट ऑफ 18 मीटर। भाई यहाँ से अपन ने वेलोसिटी दी 20 मीटर पर सेकेंड की, आया, और यहाँ पे हमारी वेलोसिटी हो गई इसकी 0, और इसने हाइट कितनी अटेंड कर ली, 18 मीटर की हाइट अटेंड कर ली।
हाउ मच एनर्जी लॉस ड्यूरिंग एयर फ्रिक्शन, एयर फ्रिक्शन की वजह से हमारी एनर्जी का जो लॉस आया वो कितना है। भाई पहले तो टोटल वर्क डन निकाल दो। तो हमें पता है कि सर ऑल वर्क डन, जितना भी वर्क डन होता है, चाहे ग्रेविटेशन ले लो चाहे फ्रिक्शन ले लो, सब वो किसके बराबर होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। सर क्या क्या आया होगा, मैंने कहा वर्क डन बाय ग्रेविटी आया होगा एक तो बेटा, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन आया होगा, और वो आया होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। भाई फाइनल में काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को अपन लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। भाई ये फाइनल में जाके तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो ये ज़ीरो ही हो जाएगी। इनिशियल की अगर बात करें तो हाफ एम जो कि हमारा है 1 और वी स्क्वायर तो 20 इंटू 20, तो ये आ जाएगा हमारा 10, तो ये हमारा हो जाएगा 200। ठीक है, तो हमारे पास में कितना आ गया भाई 200 आ गया। तो नॉर्मली अपन लिख देते हैं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना है हमारा 200 आया। भाई वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है, सर वर्क डन बाय ग्रेविटी होता है ग्रेविटी के अगेंस्ट में जो हमारा वर्क डन हुआ है वो। ठीक, और यहाँ पे हमारा इनिशियल में है तो ये माइनस का साइन रह जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन रह जाएगा, तो यहाँ माइनस का साइन लिख दें। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट में क्या वर्क डन किया, भाई ग्रेविटी कहाँ लग रहा है, नीचे, वेलोसिटी कहाँ है, ऊपर, तो जहाँ ऊपर रहा है तो हमारा आंसर भी किस में आएगा, माइनस में। कितना होता है कि सर mgh होता है, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होता है mgh। मास कितना है 1, g कितना है 10, हाइट कितनी अटेंड करी 80, ये गिवन है हमारे पास हाइट। ठीक है, प्लस वर्क डन बाय एयर फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ 200, तो ये आएगा 180। अब माइनस के 180 को हम इस साइड भेजेंगे तो वर्क डन बाय एयर की वजह से माइनस ऑफ 200 प्लस ऑफ 180 प्लस माइनस माइनस साइन आएगा, माइनस का कितना बचेगा 20। तो जो एयर फ्रिक्शन की वजह से एनर्जी, भाई वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर बराबर ही तो होता है। तो एनर्जी जो लूज़ आई है वो कितना आया है 20 जूल का हमारा आया है, दैट मीन्स 2। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा। 3-4 टॉपिक है, 3-4 टॉपिक वाली लाइन को पकड़ के चलो, सारे क्वेश्चन तुम्हारे उससे हो जाएंगे, बट थोड़ा सा करना पड़ेगा। ओके, मूव ऑन करता है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमें ये कह रहा है कि एक कर्व्ड पोर्शन है स्मूथ और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस इज़ रफ, मतलब कि ये कर्व्ड पोर्शन हमारा स्मूथ है और ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जो कि रफ है। अ ब्लॉक इज़ रिलीज फ्रॉम पी, इस पी पॉइंट से हमने ब्लॉक को रिलीज़ किया। एट व्हाट डिस्टेंस ए इट विल स्टॉप, मतलब कि कितनी ए से डिस्टेंस होगी कि हमारा ये ब्लॉक, यहाँ से कितनी डिस्टेंस होगी कि हमारा ब्लॉक जा कर के रुक जाए। तो अब ब्लॉक रुकेगा कितनी देर जा कर के, जब तक इसकी वेलोसिटी क्या ना हो जाए, ज़ीरो नहीं हो जाए। तो हमें वेलोसिटी पता करनी है कि यहाँ पे जब आया था ब्लॉक उसके पास में वेलोसिटी कितनी थी और फ्रिक्शन के हिसाब से वो ज़ीरो कैसे कैसे होगी। सो जो पार्टिकल अपना ऊपर से 1 मीटर की हाइट चलता हुआ नीचे आएगा, उसमें हम अगर COME लगाएं जो कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है, कि हमने छोड़ा और नॉर्मली वो आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इसमें स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी वही यहाँ पे आकर के इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुई होगी, मतलब कि यहाँ तो पोटेंशियल एनर्जी जितनी स्टोर्ड होगी वही क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड कितनी होगी सर mgh के बराबर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी देगी हाफ mv स्क्वायर के बराबर। क्या यही है कि जो इसकी, मतलब कि जो इसमें पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीमेंट होता जाएगा उतना ही इंक्रीमेंट होता जाएगा किसके अंदर, काइनेटिक एनर्जी के अंदर। यहाँ पे हमारे पास में आ गई काइनेटिक एनर्जी। अब हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है वर्क डन के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क कौन करेगा, फ्रिक्शन फोर्स, और उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो वर्क डन बाय मैं लिख देता हूँ फ्रिक्शन। तो हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी को हाफ mv स्क्वायर, और वर्क डन फ्रिक्शन की वजह से जो उसको रोकेगा न्यू के n जो होगा नॉर्मल हमारा, हम उसको mg लिख सकते हैं, और s जो होता है वर्क डन क्या होता है f डॉट s, f को हम क्या लिख सकते हैं न्यू के n, और s हमारा s एज इट इज़, तो s को हमने x लिख लिया। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो m से m को रहने देते हैं एक बार, क्योंकि हमारे पास में हाइट से रिलेशन है। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हाफ mv स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं mgh भी लिख सकते हैं, तो इसी हाफ mv स्क्वायर को हम क्या लिख देते हैं mgh इज इक्वल टू न्यू के mgx। mg से mg गया, दैट मीन्स कि न्यू के छोड़, न्यू के भी अपने पास में गिवन है, तो x निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस जा कर के रुक जाएगा। तो x जो होगा वो हो जाएगा h बाय न्यू के। तो हाइट कितनी है कि सर 1 मीटर है, न्यू के कितना है सर 0.2 है, दैट मीन्स कितना है 10, कितना है 5। तो 5 मीटर चल करके पार्टिकल क्या कर जाएगा, रुक जाएगा। 5 मीटर चल करके पार्टिकल हमारा रुक जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे तो हमारा जो फ्रिक्शन है
वो प्लैंक तो सिर्फ 2 मीटर का ही है। तो सर पार्टिकल 5 मीटर कैसे चलेगा? तो 5 मीटर पार्टिकल कुछ इस तरीके से चलेगा कि यहाँ पे हमारे पास में अब पार्टिकल प्लेन से 5 मीटर चलना चालू करेगा। तो 1 मीटर 2 मीटर ये यहाँ गया। अब इसके पास में कुछ वेलोसिटी होगी, जितना ये ऊपर जाएगा उतना ही क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो उसका क्या रहेगा, जितना COM ही लग जाएगा कंजर्वेशन पर, यहाँ जितना गया उतना ही नीचे आ गया। तो मतलब जितनी ऊपर करने की वेलोसिटी थी यहाँ पे भी वेलोसिटी उतनी ही रही। तो वेलोसिटी का तो ऐसा कोई फ़र्क नहीं आया। तो अगर अपन तो डिस्टेंस देख रहे हैं तो 2 मीटर वो ऐसा गया, फिर 2 मीटर वो ऐसा आएगा 4 मीटर, और फिर 1 मीटर यहाँ आ जाएगा। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो पार्टिकल कहाँ आ गया, सेंटर में। दैट मीन्स कि हमारा पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ। तो ए से कितना चला, ए से 1 मीटर चला। दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, कि हमारा ए इनिशियल जो था वहाँ से, मतलब कि जहाँ से हॉरिजॉन्टल सरफेस फ्रिक्शन वाली दे रखी वहाँ से कितनी दूर तक चला, तो वहाँ से 1 मीटर चल करके पार्टिकल रुका ना। 11 द मशीन विच हैज़ 50% एफिशिएंसी। भाई एक मशीन है जो कि 50% एफिशिएंसी वाली है। यूज 24 जूल ऑफ एनर्जी इन लिफ्टिंग 3 kg मास थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। मतलब 3 kg का मास था, उसको हमारी मशीन ने लोड करा और उठाया कुछ डिस्टेंस तक, ठीक है, जिसमें 24 जूल का वर्क डन काम में आया। द मास इज़ देन अलाउड टू फॉल, और यहाँ से उसको छोड़ दिया सेम डिस्टेंस। द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ इट फॉल, यहाँ पे जब टकराएगा तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, हमसे ये पूछा गया। भाई 50% एफिशिएंसी है, दैट मीन्स कि 24 जूल का जो 50% निकालेंगे हम, वो कितना आ जाएगा 12। मतलब कि 12 जूल ही मतलब कि 12 जूल ही है जो कि एनर्जी इसको लगी है, जो गेन कर। भाई जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी एनर्जी लूज़ करेगा। तो पार्टिकल ने एनर्जी गेन कितनी करी कि सर 12 जूल करी, ठीक है। तो 12 जूल इसने क्या करी, एनर्जी को गेन करा। तो हम कहते हैं कि वर्क डन बाय ऑल इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाय, हम कहते हैं कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में लाएगा। तो यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा, इस पार्टिकल को घींच करके अपन यहाँ से यहाँ तक लाया, उसमें कितना लगा, 12 जूल लगा। तो भाई पार्टिकल कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पड़ा हुआ है, पार्टिकल यहाँ पड़ा हुआ है, 12 जूल का वर्क डन लगा। अब यहाँ पे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि रेस्ट पे छोड़ देगा तो आकर के गिरेगा भी वेलोसिटी से। किस में चेंज होगा कि सर ½ mv² में आएगा। तो 12 इंटू में 2 अपॉन में m जो कि दिया हुआ है 3 इज इक्वल टू में v²। तो ये हो जाएगा 3 4 × 12 4 2 8 इज इक्वल टू √v। तो फाइनल वेलोसिटी से कितने से टकराएगा कि भाई √8 से टकराएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर? ऐसा था कि कोई पुली थी, पुली की एफिशिएंसी 50% थी। दैट मीन्स कि हमने क्या किया, पुली को लिया और उससे खींचा। हमने वर्क डन देखा कि कितना लगा, कि हमारा 12 जूल लगा। तो मतलब जितनी एनर्जी गेन करेगा उतनी लॉस करेगा, और वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में करेगा। तो हमने फाइनल वेलोसिटी निकाल ली ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चले तो 12 हमें ये कह रहा है कि वर्क डन बाय अ फोर्स F, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, अलोंग द पाथ इन द फिगर। तो हम यहाँ पे Fx का अगर करें और y का अगर करें तो x एक्सिस और y एक्सिस के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे x एक्सिस का फोर्स लग रहा होगा, यहाँ पे y एक्सिस का लग रहा होगा, यहाँ पे x एक्सिस का लग रहा होगा नेगेटिव में, यहाँ पे y एक्सिस का पॉजिटिव में। तो यहाँ पे हमें क्या लगना है कि भाई x एक्सिस के अंदर फोर्स लग रहा है और y एक्सिस के अंदर लग रहा है। तो मैं रेड पेन से शो करूँ, भाई x एक्सिस के अंदर इधर फोर्स लगा, जितना इधर फोर्स लगेगा मतलब इधर f एक्सिस के अंदर लग रहा है, x एक्सिस के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी होगा a तक का। तो हम लिखेंगे कि x² और a को x ही मान लेंगे, तो x³/3 या फिर a³/3 लिख लो। अब इसको x a की फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे, a और a, तो a³/3 लिखोगे। अब a³/3 जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा जब इधर जा रहे होंगे, और a³/3 तुम्हारा नेगेटिव में आ जाएगा जब तुम कहाँ जा रहे होगे, इधर जा रहे होगे। सर क्यों? क्योंकि फोर्स तो तुम्हारा कहाँ है, पॉजिटिव आई के अंदर, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, इधर की तरफ। तो तुम्हारा एंगल कितना बता, 180 डिग्री माइनस में आएगा, माइनस का a³/3 आ जाएगा। तो ये सेकंड। तो वैसे ही जितना तुम यहाँ से ऊपर जाने में फोर्स लगाओगे उतना ही तुम नीचे आने में लगाओगे, दैट इज़ कि क्या हो जाएगा, नेगेटिव का। और तो वर्क डन हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल वर्क डन जो आएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा कौन सा, सेकंड नंबर। सिंपल भी ऐसे भी कर सकते हैं। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। 13th हमें ये कह रहा है कि द इंजन पंप्स वाटर कंटिन्यूसली थ्रू अ हॉस
द वाटर लीव्स द हॉर्स विद अ वेलोसिटी v, किसी भी वेलोसिटी से लूक करें, एंड मास m निकल रहा है उसमें से, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि dm/dl की जो वैल्यू है वो क्या है, m। वाटर जेट, what is the rate at which kinetic energy is imparted, rate at which kinetic energy की रेट दैट मीन्स कि हाफ एम वी स्क्वायर बाई डी टी। रेट तो क्या होता है, टाइम के साथ में डिफ्रेंशिएट करना, तो भाई काइनेटिक एनर्जी की रेट, तो ये काइनेटिक एनर्जी बाई डी टी, तो हाफ, भाई वेलोसिटी तो वी है, वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आया, तो वी स्क्वायर को बाहर निकाल लेंगे, ये क्या आ जाएगा dm/dt। क्यों सर, कि मास का चेंज आ रहा है टाइम के साथ में, और मुझे पता है कि मैं dm/dl को क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ। मैं ऊपर नीचे दोनों सेट क्या कर देता हूँ, dl से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। जैसे मैं dl से मल्टीप्लाई करता हूँ कि भाई dm/dl तो मेरा क्या हो जाएगा, वो तो m हो जाएगा, तो हाफ वी स्क्वायर m, और dl/dt तो क्या होता है dx/dt वेलोसिटी v, तो ये कितना आया, हाफ m वी क्यूब इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बाय डी टी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बाय डी टी हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड। ध्यान क्या रखना है, व्हाट इज़ द रेट एट विच काइनेटिक एनर्जी इज इम्पॉर्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी की रेट, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टी, तो काइनेटिक जो फॉर्मूला डाला डिवाइडेड बाय टी किया, dm/dt डाला। हमें पता है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उसके बता से dm/dl अगर हमारे पास में आता है तो हम m लिख देंगे, तो वही आपने क्या रहा, dm/dl को हमने क्या लिख लिया m, और dl/dt को हमने v लिखा, और उससे हमारा ऑप्शन आया ना। क्वेश्चन नंबर 14 हमें ये कहता है कि बॉडी ऑफ मास m एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम रेस्ट, मतलब कि एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा जो कि क्या होता है फाइनल, मतलब कि रेस्ट से चालू हुआ है, वेलोसिटी कितनी होगी v1 फाइनल इनिशियल रेस्ट अपॉन में t1 टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन जो आया वो क्या आया v1/t1। द इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर टू द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज, मतलब कि पावर जो डिलीवर हो रहा है बॉडी को वो फंक्शन ऑफ t टाइम में कैसे क्या रहेगा। भाई एक्सेलरेशन आ चुका है, फाइनल वेलोसिटी निकाल रहे हैं, वेलोसिटी फाइनल इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, इनिशियल में हमारी 0 थी, वेलोसिटी फाइनल हमारी हो जाएगी v1/t1, और टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी फाइनल हमारी ये हो जाएगी। बस अब आ गए सारी चीज़। पावर डिलीवर्ड इन द बॉडी एंड द फंक्शन ऑफ टाइम टी इज, पावर क्या होता है सर, पावर होता है हमारा वर्क अपॉन टाइम, तो पावर को क्या लिख सकते हैं, पावर को हम लिख सकते हैं F.s/t, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम dx/dt हमारा क्या हो जाएगा वेलोसिटी, तो पावर इक्वल्स टू F.v आया है। फोर्स को क्या लिख सकते हैं हम, ma लिख सकते हैं, m तो a को हम लिख सकते हैं v1/t1, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं v1 का स्क्वायर t का स्क्वायर, क्योंकि ये v1 t1 आएगा ना, तो यहाँ पे बस स्क्वायर डाल दिया और t, तो क्या पावर आ गया m v1 का स्क्वायर t1 का स्क्वायर t, ऑप्शन नंबर हमारा आ गया है सेकंड। तो 14th जो है उसका भी हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 14 का हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड ना। मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th, इसको हम रफ ऑन कर देते हैं ना। 15th क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 हमें ये कह रहा है कि एन इंजन पम्प्स अ वाटर थ्रू अ होस पाइप ऑफ वाटर passes through a pipe and leaves it with a velocity of 2 मीटर पर सेकेंड, तो कितने वेलोसिटी से रिलीज़ कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कि dm/dl जो है वो कितना दिया हुआ है 100 kg/मीटर दिया हुआ है। व्हाट इज़ द पावर ऑफ द इंजन, पावर इक्वल्स टू सर वर्क अपॉन टाइम, तो F.v हम इसको लिख सकते हैं, और पावर डिलीवर टू द इंजन निकालना है, मतलब कि फोर्स को निकालना है, और हमें निकालनी है वेलोसिटी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं एक और तरीका है जिसमें हमारे पास में dt आ सकता है। हम ये कहते हैं कि वर्क अपॉन टाइम है, तो वर्क को हम क्या लिख सकते हैं हाफ mv², ठीक है, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी, और dt में लिख लेता हूँ कि टाइम के रेस्पेक्ट में किस किस में चेंज आ रहा है। भाई टाइम के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी में तो कोई चेंज नहीं आ रहा है। एज अ इंजन पम्प्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, वाटर पासिस थ्रू अ पाइप एंड लीव्स इट विद 2 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हाफ m, ये v² को इधर ही डाल दिया, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये हमारा मास जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रहा है dm/dt के हिसाब से, ठीक है। अब ये कहता है कि मास पर यूनिट लेंथ जो है वो हमें दी 1, मास पर यूनिट लेंथ होने के लिए हमें dl से ऊपर वाला जो किया वही किया, तो dm/dl को हम क्या लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, जो कि क्या आ जाएगा हमारा
100, और dl/dt जो कि हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, जो कि हमारी कितनी है 2, इंटू में वेलोसिटी का स्क्वायर 1/2। तो आगे नॉर्मली, ठीक है, और यहाँ पे v स्क्वायर को भी अगर हम हटाएं तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 400 वाट, हमारा ऑप्शन नंबर 2। एक और तरीका सुनना, वेलोसिटी और dm/dl दिया हुआ है, तो अगर हम 100 kg पर मीटर लिखें और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करें जो कि 2 मीटर पर सेकंड है, तो m से m कट जाएगा, दैट मीन्स कि हमारे पास में क्या आ जाएगा 100 kg, नहीं 200 kg पर सेकंड। तो dm/dt की जो वैल्यू है वो आ गई 200, तो नॉर्मली भी इसको भर देंगे तब भी हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पावर से रिलेटेड तो कुछ इस तरीके के क्वेश्चन ही मिल सकते हैं हम ना। मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं, देन हमारे पास में 17 और हमारे पास में खत्म हो जाएगा। Now, a particle of mass m move under a constant force power p naught at some instant after the start. Its speed is v. At a later instant, the speed is 2v naught. मतलब कि बाद में वेलोसिटी कितनी हो चुकी है 2v हो चुकी है। Neglecting friction, distance travel by the particle as its speed increase from v to 2v. मतलब कि डिस्टेंस कितनी, इसमें पूछा क्या पता है, डिस्टेंस पूछी कि डिस्टेंस कितनी चला, कितनी चला, कि उसकी वेलोसिटी v जो थी ना वो अब कितनी हो चुकी है 2v हो चुकी है। तो इसमें डिस्टेंस कितनी चला वो हमें बताना, ठीक है। और पावर इनिशियल में कितना दिया हुआ है p नॉट दिया हुआ है। और अब हमें जो देखना है वो हमें देखना है कि डिस्टेंस का, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से गौर तलब सुनना। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि पावर पी नॉट जो है एफ डॉट वी के बराबर होता है, तो पी नॉट बाय वी इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, और एफ को हम ओपन कर सकते हैं एज एम ए की तरह। तो एक्सेलरेशन जो है नॉर्मली हमारा एक्सेलरेशन हमारा क्या आ जाएगा पी नॉट बाय वी इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास में कि हमारा एक्सेलरेशन जो है वो कुछ इस तरीके का है। अब डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में हमें चाहिए क्योंकि वेलोसिटी का इंक्रीमेंट हो रहा है, तो एक्सेलरेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में होता है v डॉट डी वी बाय डी एक्स, मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है और डिस्टेंस कितना चल के आ रहा है तो एक्स के हिसाब से। हाँ सर, तो इस एक्सेलरेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, जैसे कि पी नॉट बाय एम वी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन को लिख सकता हूँ v डॉट डी वी बाय डी एक्स। अब मैं दोनों को इंटरचेंज करता हूँ, इसको और इसको ऊपर नीचे भेज देता हूँ, तो पी नॉट डी एक्स, ठीक है, और v, ये v और ये v आपस में v स्क्वायर हो जाएगा, और m को मैं पहले ही लिख देता हूँ क्योंकि मास में तो कोई डिफरेंट है नहीं, तो मास तो कांस्टेंट है हमारा, बाहर ले लेगा, डॉट डी वी, ये हमारे पास में बचा। तो हमें ये पता चला कि जो हमारी इनिशियल में है पी नॉट वो आ गई, डिस्टेंस के साथ में कुछ चेंज हो रहा है, कितने डिस्टेंस के साथ में चेंज हो रहा है तो हमें नहीं पता कि सर 0 से लेके x डिस्टेंस तक में चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो वेलोसिटी कहाँ से चेंज हो रही है सर, v से लेके 2v तक हो रही है। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन करें तो पी नॉट एक्स हमारे पास में बच जाएगा इज इक्वल टू m बाहर आ जाएगा, v का जो हो जाएगा वो हो जाएगा v क्यूब बाय 3 और हमारा लग जाएगा 2v से लेके v तक। तो फाइनल माइनस इनिशियल करना है, तो पी नॉट एक्स इज इक्वल टू m v फाइनल, तो 8v क्यूब बाय 3 माइनस इनिशियल, तो v की वैल्यू भरेंगे तो v क्यूब बाय 3 आएगा, और इसको हम माइनस करें तो पी नॉट एक्स इज इक्वल टू m 7v3 बाय 3, और पी नोड को हम नीचे भेजेंगे तो पी नोड। तो कितनी डिस्टेंस चला भाई 7v क्यूब 3 पी नोड, 7v क्यूब 3 पी नोड। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4। ये पावर का इंटीग्रेशन के रेस्पेक्ट में है। ध्यान क्या था समझने का, ये था कि भाई डिस्टेंस कितनी चला है जब इसकी स्पीड यहाँ से यहाँ हुई है, तो यहाँ से यहाँ भाई स्पीड चेंज हुई है। अब ऑफकोर्स ये बात है कि स्पीड चेंज हुई तो एक्सेलरेशन हो गई, और एक्सेलरेशन का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या है हमारे पास में गिवन है, और हमने कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व किया। ये कुछ मेथड है जो कि हमें याद रखने हैं कि किस तरीके से सॉल्व होते हैं, और उसी के बिहाफ पे हमारे पास जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व होंगे ना। मूव ऑन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है कि अ कार ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल से चालू होती है, एक्सेलरेट करती है, सो दैट इंस्टेंटेनियस पावर डिलीवर्ड टू द कार इज कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नोट।
द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ अ कार इज़ प्रोपोर्शनल टू। अब वही कार की जो वेलोसिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल में है, वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी बताना है, किसके साथ में है, टाइम के रेस्पेक्ट में है या कैसे क्या है, तो वो हमें बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सो पावर कार ऑफ मास एम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से चालू हुई है, एक्सेलरेशन है, मतलब कि एक्सेलरेशन तो अपन भरेंगे कि एक्सेलरेशन तो हमारे पास में है। इंस्टेंटेनियस पावर जो है ऑफ अ कार एट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड पी नॉट, इंस्टेंटेनियस भी है हमारे पास में, और वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, तो हम पावर को कह सकते हैं एफ वी। तो हम यहाँ लिख देते हैं पी नॉट इज इक्वल टू एफ वी, ठीक है। अब एफ को अपन ओपन करें तो एम ए लिख सकते हैं, एफ इक्वल्स टू एम ए, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं अपन डी वी बाई डी टी वी हमारे पास में, वही वेलोसिटी में चेंज आ गया। और अब अगर मैं इस टी को इस साइड भेजूँ, क्योंकि हमें इंटीग्रेट करना होगा, क्योंकि पावर जो है वो टाइम के साथ में चेंज हो रही है, और एम वी डॉट डी वी, इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि भाई पावर जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चल रही है, और ज़ीरो से लेकर के कुछ टी टाइम पे, और ज़ीरो पे हमारे पास में क्या है, पी नॉट पावर है हमारे पास में। भाई फ्रॉम रेस्ट द एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस पावर जो है किसी टी टाइम पे हमारे पास में इंस्टेंट पे जो पावर है वो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड की है पी नॉट, जो कि हमें गिवन है। और हमारी वेलोसिटी जो चेंज हुई है जो कि हमारी कहाँ से होगी, ज़ीरो से लेकर के वी तक होगी। अब अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये क्या आएगा, पी नॉट टी आएगा इज इक्वल टू में, इसको सॉल्व करेंगे तो एम वी स्क्वायर बाय 2 बनेगा। तो हमारे पास में वेलोसिटी का प्रोपोर्शनलिटी देखना है, तो पी नॉट टी 2 बाय एम इज इक्वल टू वी, और ये लग जाएगा हमारा रूट। तो भाई डिपेंडेंसी पी नॉट तो कांस्टेंट मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे बोला है कि कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, तो पी नॉट पे डिपेंड नहीं करेगा, मास इसका चेंज नहीं हो रहा है। तो जो चेंज हो रहा है टाइम, वेलोसिटी का टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहा है, रूट टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है। तो रूट टी को हम लिख सकते हैं टी टू द पावर हाफ। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, कि भाई जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी का रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, वो रूट हाफ के केस में होता जा रहा है। सो हियर आर द 17th क्वेश्चंस ऑफ वर्क एनर्जी पावर। नॉर्मल है, नॉर्मल तो थोड़े से ज़्यादा ही होंगे, बट अगर तुम इसको सॉल्व करते हो और इसके कॉन्सेप्ट्स को तुम याद रखते हो तो भी इनफ है तुम्हारे लिए, ठीक है। सो इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्लीज़ वॉच। मेरे 4000 आवर जो है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी तक उसका 10th पार्ट भी नहीं गया है, एक्चुअली 400 आवर भी नहीं है, तो प्लीज़ हो सके तो कंप्लीट कराएं। थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट सीरीज़ जो है मैं नेक्स्ट में अपलोड करूँगा। थैंक यू।